सिद्धांत, स्वदेशी सिद्धांत। स्वदेशी सिद्धांत एक व्यक्ति है जिसका नाम है डीएस द्विवेदी। डीएस द्विवेदी, हाँ, इसने कहा था आर्य कहां के निवासी थे? देविका प्रदेश के निवासी थे। कौन से प्रदेश के? देविका प्रदेश। और आज की तारीख में देविका प्रदेश कहां पड़ता है? मुल्तान में। कहां पर? मुल्तान में। तो पहला व्यक्ति ध्यान रखिएगा, डीएस द्विवेदी ने कहा है कि आर्य कहां के निवासी थे? देविका प्रदेश के निवासी थे। देविका प्रदेश आज की तारीख में कहां पर? मुल्तान। मुल्तान का मतलब, और मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है क्योंकि उसने सेंचुरियां लगाई थी। क्या लगाई थी? सेंचुरी। दूसरा लिखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र, इन्होंने कहा कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। अगला लिखिए, गंगानाथ झा और दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, इन्होंने कहा आर्य ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी थे। ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी थे। एक व्यक्ति का नाम है राजबली पांडे। राजबली पांडे, इन्होंने कहा आर्य मध्य भारत, मध्य भारत या ब्रैकेट में उत्तरापथ, उत्तरापथ के निवासी थे। राजबली पांडे। इसके अलावा एक नाम आपको भी मैंने बताया था, दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा आर्य तिब्बत के निवासी थे। तिब्बत के निवासी आर्य। कहां के निवासी? तिब्बत के निवासी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एल डी कालेर। एल डी कालेर, या कई जगह मिल जाएगा एल डी कल्लर। वो कह रहे आर्य हिमालय ओब्लिक करके कहां के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। ये कुछ स्वदेशी लोगों के द्वारा कहे गए, इनमें दो चार को तो नाम आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपके ये दयानंद सरस्वती आपको याद रखना है हमेशा कि आर्य कहां के निवासी थे? तिब्बत के निवासी थे। एक आपको ये याद रखना है, संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र। कौन सा? अविनाश चंद्र। और एक आपको ये तीन, बस ये तीन आपसे याद हो जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा।
हाँ, बाकी तो मैं आसानी पढ़ाता हूँ, इजी, ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाए। DS द्विवेदी, राजबली, पांडे, तो जल्दी से मुझे सुनाओ कि DS द्विवेदी ने क्या कहा है? देविका। डी से देविका, डी से देविका, मुल्तान के, कहां के? मुल्तान के, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्षेत्र आता है LD कालेर का, किसका? ये क्या कह रहा है? हिमालय या कश्मीर के। सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र, जो कह रहे हैं सप्त सैंधव प्रदेश। अब सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब तो समझ गए, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए 7 नदियों का क्षेत्र। कौन सा? जो सिंधु से लेकर सरस्वती तक होती है, समझ गया। उसके बाद दयानंद, वो कहते हैं तिब्बत के निवासी थे। किसके? आज की तारीख में तिब्बत चीन में है, तिब्बत चीन में है, लेकिन उनके समय जब तिब्बत था ये भारत का अभिन्न अंग था। किसका? तो ये देशी में जुड़ गए। समझ में आ गई बात? क्योंकि आज की तारीख में बात करेंगे तो विदेशी हो जाएगा, क्योंकि तिब्बत क्या है? चीन का हिस्सा हो गया। ठीक है। उसके बाद गंगानाथ झा और दशरथ शर्मा, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। कौन सा? ब्रह्म ऋषि प्रदेश का मतलब गंगा का मैदान। किसका? गंगा का मैदान, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और छोटा सा बंगाल का हिस्सा, यहाँ के निवासी थे। कौन? आर्य। और एक कह रहा राजबली पांडे, वो क्या कह रहा है? उत्तरापथ, यानी कि यहां से ऊपर से, यानी कि विंध्याचल पर्वत से ऊपर रहने वाले जो भी थे वो सारे कौन थे? आर्य थे। आपको पता है एक्चुअली में 2 समस्याएं थी। कुछ कहते हैं आर्य बाहर से आए। जब आर्य बाहर से आए तो यहाँ के लोग कौन थे? यहाँ के लोग कौन थे? तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग अनार्य थे। क्या थे? अनार्य थे। और उनको क्या बनाएगा? आर्य बनाया गया आर्यों के द्वारा। और एक आपका जो गायत्री मंत्र है, कौन सा? एक तो गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र का उपयोग ही अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया गया, ऐसा माना जाता है। वैसे जो है गायत्री मंत्र का उपयोग जो किया जाता है सूर्य की उपासना के लिए। किसके लिए? सूर्य की उपासना के लिए किया जाता है। लेकिन फिर भी कहा गया कि अनार्यों से उनको क्या बनाना है? आर्य। इसके लिए प्रयोग में लिया गया कौन सा? गायत्री मंत्र। और इस गायत्री मंत्र को आपको पता है, ये जो व्यक्ति है दयानंद, इसी ने लोकप्रिय बनाया वेदों से निकालकर। किससे निकालकर? वेदों से। क्यों? क्योंकि वेदों के अंदर कलिष्ठ भाषा थी, उसके अंदर से एक महत्वपूर्ण मंत्र को निकालकर पूरी भारत में क्या किया? फेमस करने वाले व्यक्ति का नाम कौन है? दयानंद। ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत किसके हो गए? स्वदेशी सिद्धांत। अब लिख लो विदेशी सिद्धांत। कौन से? विदेशी सिद्धांत। आसान था, कोई समस्या नहीं है ऐसी, बस तुम ऐसे ही परेशान मत हुआ करो। विदेशी सिद्धांत, विदेशी सिद्धांत। विदेशी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया। कहां का? उत्तरी ध्रुव का निवासी। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता। एक व्यक्ति है जिनका नाम है गाइल्स। हाँ, गाइल्स ने आर्यों को हंगरी का निवासी बताया। हंगरी कहां पड़ता है? यूरोप में। हंगरी का निवासी, हंगरी का निवासी बताया। ठीक है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है पेंका। पेंका ने आर्यों को जर्मनी का निवासी बताया। जर्मनी का निवासी बताया। एक व्यक्तित्व है जिसका नाम है नेहरिंग। नेहरिंग ने आर्यों को रूस का निवासी बताया। रूस का निवासी बताया। और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा लिखते हो
एक व्यक्ति है जिनका नाम है ओल्डनबर्ग। ओल्डनबर्ग, इन्होंने इसे पामीर के पठार का निवासी बताया। पामीर के पठार का निवासी बताया। ये कुछ विदेशी फैक्ट आपको पता होने चाहिए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी बताया नहीं, आपको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, उन्होंने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया। मध्य एशिया का निवासी, और सबसे प्रमाणिक मत भी यही है। प्रमाणिक मत समझ में आई। एक व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। इस कैरेक्टर से तो आप रूबरू होंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैंने पहले पढ़ाई है आपको, अगर किसी को याद हो तो। आर्कटिक ऑफ वेदाज। आर्कटिक ऑफ वेदाज। उत्तरी जो महासागर है उसे क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर कहते हैं। उत्तरी महासागर को आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। तो उसी में कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया? उत्तरी ध्रुव का, नॉर्थ पोल का क्या बताया? निवासी। दूसरे व्यक्ति हैं पेंका। पेंका क्या कह रहे हैं कि आर्य जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी के पास एक नदी बहती है, डेन्यूब नदी। कौन सी? डेन्यूब नदी। उस डेन्यूब नदी के किनारे पर रहा करते थे कौन? आर्य, ऐसा माना जाता है। तीसरा व्यक्ति है नेहरिंग। नेहरिंग कह रहा आर्य कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। अब आपको तो पता है रूस में तो अभी भी जीवन मुश्किल है रहना, उस समय पता नहीं कैसे, तो इनकी बात समझ से परे है। और गाइल्स हंगरी के निवासी, इनकी कदकाठी के अनुसार ये अपनी कैलकुलेशन बता रहे हैं। किसी के बालों को देखकर, किसी के रंग को देखकर, किसी की लंबाई और चौड़ाई को देखकर ये कह रहे हैं कि यहाँ के निवासी रहे होंगे। और सबसे प्रमाणिक मत है मैक्स मूलर का, जो कहते हैं सेंट्रल एशिया में ही ये थे। उसमें से एक शाखा यूरोप चली गई। कौन सी? और एक शाखा कहाँ गई? भारत में आ गई। और वो भारत में आकर उन्होंने सभ्यता विकसित करी जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये रखना है कि आर्य निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के। किसके? और ऐसा बताने वाला कौन है? मैक्स मूलर है। समझेगा? और मैक्स मूलर ने, मैंने कहा वेद पंडित भी इसको कहा जाता है। एक महान सोशोलॉजिस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सोशोलॉजिस्ट के रूप में माना जाता है मैक्स मूलर को। ये हो गया विदेशी सिद्धांत। ठीक है, अब लिखिए वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोत, सोर्स। जानकारी के, हाँ, हमें जानकारी कैसी मिली? किसकी? वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के दो सोर्स हैं। एक है आर्कोलॉजिकल एविडेंस, जिसे आप कहते हो पुरातात्विक। पुरातात्विक सोर्स, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। और दूसरे हैं साहित्य स्रोत, लिटरेचर एविडेंस। पुरातात्विक का मतलब हमको जो एविडेंस मिले हैं आर्कोलॉजिकल साइट से, उसके आधार पर हम बताएंगे किसके बारे में? सिंधु घाटी, सॉरी, वैदिक सभ्यता के बारे में। और दूसरा कौन सा है? साहित्य में हमको मिलेंगे वेद। क्या मिलेंगे?
और वेदों से हमें जानकारी मिली है किसकी? वैदिक सभ्यता की। पहले मैंने आपको कहा, आपने अब तक क्या पढ़ा है उसको समझ लीजिए, क्योंकि आपकी कुछ शक्लें दुखी कर रही हैं मुझे। हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता को, किसको? पहले तो आपको पता होना चाहिए वैदिक सभ्यता का समय पीरियड क्या है। 1500 से 600 BC तक का था। इस कालखंड को हम दो भागों में बांटेंगे, एक को कहेंगे पूर्व वैदिक काल, दूसरे को कहेंगे उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी बोल सकते हैं। ऋग्वैदिक क्योंकि इसकी जानकारी का स्रोत केवल ऋग्वेद है। क्या है? यानी कि इस कालखंड के अंदर किसका संकलन हुआ? ऋग्वेद का। किसका हुआ? ध्यान रखिएगा, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, वेदों को किसी ने नहीं लिखा। वेदों को कहा जाता है वेद्य नित्य हैं, वेद श्रुति हैं, वेदों को अपौरुषेय कहा गया। तो किसी भी व्यक्ति ने वेदों को लिखा नहीं है। समझ में आ गया? वेदों को कंपाइल किया गया है। क्या किया गया? उनका संकलन किया गया है और उसका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास ने उनका संकलन किया है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि वेदों को अगर वेद व्यास ने ही लिखा है और 1500 शताब्दी के आसपास ही लिखा है, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारी सभ्यता तो 5000 साल भी पुरानी है? इसका मतलब यहां पर वेदों का संकलन हुआ है, वेदों का संकलन हुआ है। यहां पर वेद लिखे नहीं गए, क्योंकि वेद तो मैंने कहा प्राचीन है, उससे प्राचीन दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में अमूर्त रूप से शामिल किया गया। वेदों की पांडुलिपियों को, ऋग्वेद की, किसकी? ऋग्वेद की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया, क्योंकि उन्हें विश्व का सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट लिटरेचर माना जाता है। समझ में आ गई बात? तो अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे आप दादी से और दादी की दादी से कुछ कहानियां सुनते हो, वो सुन सुनकर, तो वेदों को श्रुति कहा गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में लगातार आती रही। और जब लोगों को लिपि का ज्ञान हुआ, किसका? लिखने का ज्ञान हुआ, तब उनका संकलन कर दिया गया। अपौरुषेय का मतलब समझिए, पुरुष के द्वारा लिखा नहीं गया जो ज्ञान था उसको केवल लिख दिया गया और अपनी तरफ से उसमें कुछ शामिल नहीं किया गया, इसलिए उसको ऑथेंटिक माना जाता है। समझ में आ गई बात? अब वेदों की जानकारी के स्रोत हैं, दो काल हो गए। अब इनके निर्माता कौन है? आर्यों को माना जाता है, कोई समस्या ही नहीं है इसकी। तो आर्य नाम क्या है? भाषा सूचक, लैंग्वेज को सिंबल करता है, न किसी कास्ट को सिंबल करता है। और इसका अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिल रही है? और वैसे सामान्य रूप से जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है? मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर है। इसको हम पढ़ते हैं साहब, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मैक्स मूलर को हम इतना तवज्जो दे रहे हैं तो हमें तवज्जो दयानंद सरस्वती को देनी चाहिए। किसको? लेकिन मैंने कहा इतिहास लिख दिया गया, हमको उसको पढ़ना ही पड़ता है। इसको वेद पंडित कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? इसको क्या पता है वेदों का? लेकिन लिख दिया गया तो वेद पंडित मान लिया गया, मजबूरी है हमारी। ठीक है, विस्तार और उद्भव। तो वैदिक सभ्यता के समय पता लग गया, उसके निर्माता पता लगे। अब निर्माता कौन थे? तो बाहर से आए थे या स्वदेशी थे? तो दो तरह के तर्क हैं, एक कहता है बाहर से आए थे और एक कहते हैं यहीं के निवासी थे। जो यहीं के निवासी थे उनके कुछ सिद्धांत है। DS द्विवेदी ने कहा देविका प्रदेश से, LD कालेर कह रहा है हिमालय और कश्मीर से, संपूर्णानंद क्या कह रहा है? दयानंद सरस्वती तिब्बत से कह रहा है, गंगानाथ झा और दशरथ शर्मा राजबली पांडे यहां से कह रहा है। विदेशी का सिद्धांत देखिए, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से कह रहा है, पेंका जर्मनी से कह रहा है, नेहरिंग रूस से कह रहा है, गाइल्स हंगरी का, ओल्डनबर्ग पामीर का लिखा रहा है। और इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैक्स मूलर क्या कह रहा है? तो मैक्स मूलर को याद रखें, दयानंद सरस्वती को याद रखें, बाल गंगाधर तिलक को। ये तीन तो मिनिमम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा सप्त सैंधव प्रदेश और साथ में गंगानाथ झा वाला ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ये 4 या 5 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अब इस वैदिक सभ्यता की जानकारी कैसे मिल रही है हमको? तो उस जानकारी के दो तरह के एविडेंस हैं, एक पुरातात्विक एविडेंस और एक साहित्य। पुरातात्विक एविडेंस के अंदर दो तरह की चीजें आएंगी, एक को कहा जाएगा शिलालेख। कौन से? शिलालेख।
और एक को कहा जाएगा मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। इन दोनों से जानकारी मिली किसकी? सिंधु वो वैदिक सभ्यता की। दूसरी कौन सी है? साहित्य में एक आएगा वेद, एक आएंगे उपनिषद, एक आएंगे ब्राह्मण और एक आएंगे आरण्यक। ब्राह्मण या ब्राह्मण कह दो, एक ही बात है। वेद साहित्य स्रोत का मतलब वैदिक साहित्य। कौन सा साहित्य? वैदिक साहित्य। ठीक है, अब इनको एक एक को अपने को पढ़ना है। किसको? वेदों को और इनको और इनको। शिलालेख के अंदर जनरली चीज पढ़नी है कि शिलालेख दो जगह से मिला है, जिसमें एक मुख्य शिलालेख है जिसका नाम है बोगज कोई, या कई जगह बोगज गोई। बोगज गोई का शिलालेख, शिलालेख, ये एक शिलालेख मिला है। कहां से? एशिया माइनर से, यानी कि एक शिलालेख मिला है। कहां से? बोगज कोई से। कहां से? बोगज कोई। कहां पर यह स्थान? एशिया माइनर में पड़ता है। एशिया माइनर का अर्थ तुर्की से पड़ता है। तुर्की का मतलब टर्की से पड़ता है। टर्की का मतलब यूरोप के गेट से पड़ता है। किससे? यूरोप के गेट से पड़ता है। समझ गया? वहां से एक शिलालेख मिला और कहते हैं कि यह शिलालेख लगभग 1400 BC पुराना माना जाता है। कितना? 1400 BC पुराना यह शिलालेख माना। अब इसका संबंध वैदिक सभ्यता से कैसे हो सकता है? हम कैसे माने? तो कहते थे कि यहां पर दो कबीले थे। कौन से? और उन कबीलों में हमेशा संघर्ष रहता था, लड़ाई रहती थी। समझ में क्या? और वो दो कबीले थे, एक का नाम था हित्ती और एक का नाम था मितन्नी। कौन सी? इन दो कबीलों में हमेशा क्या रहती थी? संघर्ष रहता था। समझ गए? तो इन्होंने कहा कि ये हमेशा के लिए हमारा संघर्ष क्या हो? समाप्त हो जाए। समझ में क्या? इसके लिए इन्होंने एक संधि की। क्या करी? एक ट्रीटी करी। अब ट्रीटी करी तो एक चीज यहां से निकल कर आई। इसने जब ट्रीटी करी तो इसमें इन्होंने कुछ भगवानों को साक्षी रखा। क्या रखा? कि हम इन भगवानों का साक्षी लेकर कसम खाते हैं कि आज के बाद हम आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। समझेगा? और उन जिनकी उन्होंने कसम खाई, वो जो भगवान थे, इन चार भगवानों की इन्होंने क्या खाई? कसम। किस किसने? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। इन चार भगवानों की इन्होंने साक्षी मानकर क्या खाई? कसम। इसकी जानकारी किस में मिल रही है? अब हम कह रहे हैं कि ये जो भगवान का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये भगवान तो हमारे वैदिक साहित्य में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? हमारे वैदिक साहित्य में इनको देखने को मिलता है। इसका मतलब हमारा जो विस्तार था वो वहां तक था। कहां तक? तुर्की तक। कहां तक? क्योंकि तुर्की तक में मैंने आपको कहा कि जब वहां पर कोई लड़ाई हो रही है तो उन ईश्वरों की साक्ष्य माना जा रहा है जो ईश्वर आपके वैदिक साहित्य में मुख्य देवता हैं। जब आप कहोगे कि ऋग्वेद के अंदर जो 33 देवता हैं, कितने? आगे जाकर पढ़ोगे 33 देवता हैं। उन देवताओं में सबसे बड़े देवता के रूप में इंद्र है। कौन है? इंद्र है। इंद्र को सबसे ज्यादा मंत्र समर्पित किए गए हैं। समझ में आ गया? तो उस इंद्र की कल्पना कहां हो रही है? बोगज कोई से। कहां हो रही है? तो इसे प्राचीनतम वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीनतम एविडेंस माना जा रहा है। कौन सा एविडेंस? आर्कोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा? ठीक है, बाकी कल चर्चा हम इस पर करेंगे और फिर इसके बाद इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 4 वेद, उपनिषद,
ब्राह्मण और आरण्य की गल, ठीक है। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं फिर आपको बोल चुका हूं, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपका काम इससे आसानी से चल जाएगा और आपके एक सब्जेक्ट के अंदर आपका एक स्टेटस बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन स्थिति वही है जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं, पिछला कुछ याद नहीं है।